नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल बीइंग टीचर पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके साथ एक पॉलिटिकल डिबेट पे अपना रिव्यू साझा करने के लिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की मीडिया डिबेट। लेट्स गो। मंत्री ने एक बाकायदा ट्वीट करके बोला है कि अगर इतनी इज्जत होती है अम्बेडकर की तो उनकी तस्वीर सेंट्रल हॉल में कांग्रेस लगाती, बाकी किसी दलों को लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरा सवाल मैं ये आपसे कर रहा हूँ, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी सिंगल इशू पार्टी बनती चली आ रही है? कोई भी चीज़ होती है आप लाल किताब उठाते हैं, नहीं तो फिर बोलते हैं अडानी इसका रहा। पहली बात तो ये लाल किताब देख करके सत्ता पक्ष इतना भड़क क्यों रहा है? तो सांड भी इतना लाल कपड़ा देख के नहीं भड़कता जितना लाल संविधान देख के भड़क रहे हैं। गलत क्या है? 10 विजुअल मौजूद है जिसमें राष्ट्रपति महोदय या महोदया प्रधानमंत्री जी को वही वाला संविधान, जो मतलब कलर से आप संविधान के बुक कवर से आप मतलब तय करेंगे कि ये कौन सा संविधान है। झूठ बोलेंगे सदन में कि राहुल गांधी जो संविधान लेके चलते हैं उसके पन्ने तो कोरे रहते हैं। कल अभी सदन के अंदर बोला है, उन्होंने ऑथेंटिकेट करने के लिए उनको चेयरमैन साहब ने नहीं कहा। बात क्या है ना कि भारतीय जनता पार्टी जिन प्रतीकों के माध्यम से खेलना चाहती है ना, देश अब समझता है। आप उधर तो दलितों के खिलाफ अत्याचार करवाएंगे, आप अत्याचार करवाएंगे और इधर सोचेंगे कि अंबेडकर जी की एक फोटो लगा देंगे तो दलित बहुत खुश हो जाएगा। आप देश के दलितों को मूर्ख समझते हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सब जागरूक हो गए हैं, उनको पता है कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को सबसे ज्यादा चोट कौन पहुंचाना चाहता है। आप जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाते, क्यों नहीं हक देना चाहते? प्रधानमंत्री जी सिर्फ फोटो लगा देने भर से या एक बार नाम उच्चारित कर देने भर से नहीं काम चलेगा। आप देश की जनता जागरूक हुई है और इसीलिए शायद आप परेशान हैं। ये दबदबा, ये शोहरतें, ये नशे दौलत, किराएदार हैं, सब घर बदलते रहते हैं, ये भी बदल देंगे। जब आप इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आप हिस्ट्री पे जाएंगे तो ये भी हमें बताना पड़ेगा कि 370 के मुद्दे पर बाबा साहब अंबेडकर ने कैबिनेट छोड़ी थी। हमें यह भी बताना पड़ेगा वो फॉरेन पॉलिसी को लेकर भी कैबिनेट छोड़ने के लिए तैयार थे, वो उससे पूरी इत्तेफाक नहीं रखते थे। कई सारी चीजों पर तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि सामने निकल कर आएंगे अगर आप हिस्ट्री पर जाएंगे। चुप कर बे कुत्ते। लेकिन एक मिनट, राजगोपालन जी, अच्छा, आप मैं जवाब दूं या आप? अच्छा, आप सवाल ओके, ठीक है, ओके, गो आपने तो कविता में जवाब नहीं दिया मुझे, वो फर्स्ट वो दे दी, मैं करूंगा। वो कविता में आपसे जवाब लेना चाह रहे हैं सर। मैं देखिए, इसके बाद मैं निशांत जी से अनुरोध करूंगा कि एक आध दिन अलग से हम आप बैठे मैं आप सबको घर पे चाय पे बुलाऊंगा और खूब सारी कविताएं। आपकी पॉपुलैरिटी है, मजबूरी है कि मैंने आपसे इमरान साहब आप निशांत जी कह रहे थे कि इतिहास में जाएंगे जी, तो इतिहास में जाएंगे तो आपको कल गृह मंत्री जी भाषण देते देते बोले हिंदू कोड बिल लाए। विरोध किसने किया था हिंदू कोड बिल का? तो इतिहास में तो भाजपा को यह जवाब भी देना पड़ेगा, इतिहास में तो भाजपा को यह जवाब भी देना पड़ेगा कि संविधान का विरोध किया था उनके आनुषंगिक संगठन, उनके मदर संगठन ने। आपको इतिहास में यह भी जवाब देना पड़ेगा कि आप तिरंगे का विरोध करते रहे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। करते रहे। मेरा एक शेर है, मेरी एक नज्म है, उसका एक शेर है, उसके एक बंद है कि जिन्हें तिरंगे से नफरत है अपना झंडा प्यारा है, गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है, शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। इमरान जी, बहुत अच्छे अंदाज में आपने वर्तमान सत्ता की बखिया उधेड़ी है और समाज की जो समस्याएं हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने समस्याएं तो गिनाई, विकल्प क्यों नहीं बन पा रही है, इसका एक मैं जवाब दे रहा हूं, एक सवाल पूछ रहा हूं एक शेर के माध्यम से जो स्वागत है। यह है कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सुना है लूट लिया है किसी को रहबर ने, यह वाकया तो आपकी दास्तां से मिलता है। इसलिए कि शरद पवार से लेकर के ममता बनर्जी, और अभी आप कह रहे थे कि नई संसद क्यों बनाई, कल ही उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बहुत अच्छा काम किया है नई संसद बना के मोदी ने, ये अखबारों में भी आया है। वहां से लेके ममता बनर्जी सारे ये जो आपके सहयोगी हैं, यही वो रहबर तो नहीं है मेरा। नहीं, देखिए सर, सबसे पहली बात ये कि बहुत सारे मुद्दे हैं कि जिस पर हमारे सहयोगी दल
जरूरी नहीं कि मतलब हमारे जैसी ही राय रखते हो, लेकिन जब बड़ा कॉज सामने होता है, जब बड़ी बात सामने होती है, तो उस मुद्दे पर आपको एकजुट दिखते हैं। मुझे बताइए, क्या भाजपा गठबंधन के सारे लोग एक जैसा दिखते हैं? मैं सुनिए, मैं एक सिर्फ उदाहरण दूंगा। उत्तर प्रदेश में एक नेता है ओम प्रकाश राजभर, उनके भाषण सुने हैं आपने नरेंद्र मोदी जी के बारे में? वो भाजपा के गठबंधन में इन दिनों। जीतन राम मांझी भी भाजपा की कैबिनेट में, नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में है। भगवान श्री राम को लेकर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को लेकर के उनके वक्तव्य सुने हैं आपने? भाजपा ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके बताए कि क्या वो मांझी के बयान से सहमत है? नहीं, बिल्कुल सही है आपकी। बगले झांकने लगेगी भाजपा। होता क्या है ना कि आप बहुत सारे मुद्दों पे, आपकी राज्य की जो राजनीति है और सेंटर की जो राजनीति है, दोनों के मुद्दे अलग हैं। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसपे आप सेंट्रल पॉलिटिक्स करने वालों से हो सकता है थोड़े से असहमत हो, लेकिन यही तो अच्छी बात है ना। यहां बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे, मेरी बातों से हो सकता है असहमत हो, लेकिन जब मैं अच्छी बात बोल रहा हूं तो ये ताली बजा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। इतनी ही उदार होनी चाहिए राजनीति। हां, हम जीते नहीं, लेकिन यह भी सच है कि 2024 के चुनाव में 400 पार का नारा लगाने वाले लोग 240 पे आके अटक गए, और यह अटकना ही है कि आज संविधान के 75 सालों का जश्न मन रहा है, वरना जश्न न मन रहा होता, कई अमेंडमेंट अब तक हो रहे होते। और ये जो आज बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के अहंकार भरी बात बोलने का साहस आया है, ये भी आया है क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा येन केन प्रकारेण जीत गए, वरना ये जबान भी ना निकलती, ये बड़ी अच्छी बात कही आप, भाषा भी ना इस्तेमाल होती। तो राजनीति में होता है, हां, लेकिन फिर भी हम एक मजबूत विपक्ष की तरह लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, और इतिहास ये कहेगा जीत हार अपनी जगह है। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। हम लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। इमरान साहब, राशिद साहब, सर हाँ प्लीज गो अहेड, विनोद जी। इमरान साहब, आप अच्छी बात करते हैं, लेकिन जब हम संसद देखते हैं और बरसों से देख रहे हैं, जो आज की संसद है तात्कालीन, जो आपका पक्ष है जिसके पास वो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है संविधान के बारे में, उससे ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल मेमोरी तो किसी पार्टी के नहीं है। बिल्कुल सर। लेकिन जब बहस हुई तो हमारे मित्र जो अभी आपको इंगित कर रहे थे, फर्स्ट अमेंडमेंट जो कि प्रोविजनल पार्लियामेंट लाई थी, ये कथन गलत है कि बिना किसी पार्लियामेंट के वो आ गई थी। इट वॉज प्रोविजनल पार्लियामेंट, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अपने आप को प्रोविजनल पार्लियामेंट में तब्दील किया था। और फर्स्ट अमेंडमेंट वॉज अगेंस्ट जमींदारी पता एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो आज तक हैं, किसी ने हटाया नहीं। आप लोग उस वक्त तुरंत जवाब क्यों नहीं देते? अपना पढ़ाया हुआ पाठ खुद ही भूल गए। हाँ, आप अपने इतिहास को भूल गई, आपकी पार्टी, आप क्योंकि अपने इतिहास को भूल गई, इसलिए आपके विपक्षी जो हैं अपने इतिहास को आपके इतिहास में तोप रहे हैं। सर, बहुत अच्छी बात आपने कही, आपका शुक्रिया कि आपने वो चीजें याद दिलाई। मैं मानता हूं, और मैं लगातार थोड़ा निराश भी हूं सदन की कार्रवाई को देख करके। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, सच में, मतलब बाहर लोगों को लगता है आज भी देश का एक बड़ा वर्ग है, खेतों में खलिहानों में काम करने वाला, गांव का गरीब मजदूर, उसको लगता है कि हमारी बात अगर संसद में उठ गई तो बहुत बड़ी। मेरे सोशल प्लेटफॉर्म पे लाखों लोग फॉलो करते हैं, उनके इनबॉक्स में मैसेजेस होते हैं, भैया हमारा मुद्दा उठा दो पार्लियामेंट में, हमारा मुद्दा उठा दो। हालत यह है कि इस पूरे सत्र में 0 आवर लगाते रहे, स्पेशल मेंशन लगाते रहे, मैं एक शब्द नहीं बोल पाया हूं पूरे पार्लियामेंट में। क्यों? क्योंकि संसद चली ही नहीं। जब संसदीय मर्यादा और संसदीय लोकतंत्र को मतलब एकदम से मिसमार किया जा रहा हो, तो हां, बाहर हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि हम बोल क्यों नहीं रहे। सच्चाई यह है कि कहा गया है, सुना गया है, कोई न बोले, ज़बां दराजों को मशवरा है, कोई न बोले, अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है, जो सोचता है, कोई न बोले। उन्हें आवाजें पसंद ही नहीं है, उसके लिए वो हर हथकंडा अपनाते हैं कि आप बोल ना पाए। ऐसे तो नहीं होता है। लेकिन मुझे खुशी है कि एक नई पीढ़ी आई है जो लड़ भिड़ के बोलने की कोशिश कर रही है, और हम आपको आश्वस्त करते हैं सर, आप अपनी इन्हीं जागती आंखों से संसद में लड़ते और बोलते हुए देखेंगे हम लोगों को, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। राशिद साहब कुछ कह रहे हैं, फिर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। इमरान साहब, आप एक बड़े लोकप्रिय शायर हैं। जब से आप सक्रिय राजनीति में आए हैं, जिस तरह से देश में एक माहौल है, विचारधारा को लेकर के अलग अलग तरह की राय पेश की जाती है, तो क्या आपकी जो लोकप्रियता है, मकबूलियत है, उसका दायरा कम हुआ है या बढ़ा है? और दूसरी बात, ये जो मुसलमान और उर्दू को एक जो मुख्य धारा से हटाने का एक जो नैरेटिव बना है, उसके ऊपर आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, नैरेटिव बनाया किसने है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। मेरा तो व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं कहूँ सर,
कि मैं साहित्य की दुनिया से थोड़ा सा इधर आ गया राजनीति की तरफ। मेरा वैसे लोकप्रियता का कोई नुकसान नहीं हुआ, आर्थिक नुकसान जरूर हुआ। कार्यक्रम कम कर पाता हूं, पैसे नहीं कमा पाता। जो एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तनख्वाह मिलती है, उससे सच में बात यह है कि आपके साथ जो पूरा हुजूम रहता है उसके खर्चे नहीं चल सकते, उसको चाय आप सही से नहीं पिला सकते, सच्चाई है। लेकिन ठीक है, यह भी एक दौर होता है सर, आपको करना पड़ता है। मैं कोशिश करता हूं कि कुछ कार्यक्रम बीच में कर लूं ताकि घर चल सके। अभी चूंकि अकेला हूं, शादीशुदा नहीं हूं, तो घर चलाने में भी ज्यादा मतलब पैसों की जरूरत नहीं पड़ती, भविष्य में और सोचना पड़ेगा। दूसरी बात सर, उर्दू और मुसलमान, इन दोनों चीजों के खिलाफ चूंकि सत्ता एक नैरेटिव बना रही है, उनको सूट करता है ना, ये भी एक दौर होता है सर, आपको करना पड़ता है। मैं कोशिश करता हूं कि कुछ कार्यक्रम बीच में कर लूं ताकि घर चल सके। अभी चूंकि अकेला हूं, शादीशुदा नहीं हूं, तो घर चलाने में भी ज्यादा मतलब पैसों की जरूरत नहीं पड़ती, भविष्य में और सोचना पड़ेगा। दूसरी बात सर, उर्दू और मुसलमान, इन दोनों चीजों के खिलाफ चूंकि सत्ता एक नैरेटिव बना रही है, उनको सूट करता है ना, उर्दू के खिलाफ बोल दो, मुसलमान के खिलाफ। कल गृह मंत्री जी सदन में खुलेआम एक झूठ बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने धर्म के आधार पर मुसलमानों को राज्यों में, एक दो राज्यों में, जयराम रमेश जी ने खड़े होकर कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप ऑथेंटिकेट करिए। चेयरमैन साहब ने नहीं दिया फ्लोर। तो दोस्तों, इस डिबेट को देखा आपने, हमने उम्मीद करता हूँ आप सब अपने रिएक्शंस, रिव्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। दोस्तों, इस डिबेट को देखने के बाद एक बात तो बहुत साफ़ है कि एक व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई, उसके व्यवहार, उसके विचार में साफ झलकती है। इमरान प्रतापगढ़ी साहब का दिल से शुक्रिया कि उन्होंने इतनी सीधे सरल शब्दों में अपनी बातों को लोगों के सामने रखा और एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी का पक्ष रखा, अपना व्यक्तिगत पक्ष रखा। और मुझे लगता है वो आने वाली युवा पीढ़ी, हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत नेक दिल इंसान, एक बहुत समझदार इंसान की तरह उभर के आ रहे हैं, जिसे देख के लोग प्रेरित होंगे आने वाले समय में। और मैं उम्मीद करता हूं कि पार्लियामेंट में उनकी आवाज़ बुलंदियों को प्राप्त करेगी। नमस्कार, शुक्रिया। कीप सपोर्टिंग बीइंग टीचर।